साथियों, आज हम लोग वायुमंडल के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्द्रता और उसके प्रकार। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये जो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, वर्षण है, बादल है, या चक्रवात है, या अन्य मौसमी दशा है, इसको जानने के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको जितने बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे आर्द्रता को, उतने बेहतर ढंग से आगे आने वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि आर्द्रता होता क्या है, आर्द्रता को जो मौसमी दशा है उस पर किस ढंग से प्रभावित करता है, और आर्द्रता कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के, कितने उसके विशिष्ट स्वरूप होते हैं, और मौसमी दशाओं को किस ढंग से वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आर्द्रता होता क्या है। आर्द्रता वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आर्द्रता का जो मापन किया जाता है प्रति इकाई क्यूबिक में या घन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता होता है। ठीक है, इसकी इकाई के रूप में इसको देखते हैं। तो ये सामान्यतः रूप से ये घन मीटर में ही नापते हैं इसको। घन मीटर मतलब कि एक घन मीटर लंबाई चौड़ाई, मैंने 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जो घन होगा, 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा 1 मीटर में, उसमें जितना वायु होगा उसमें वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता की संज्ञा देंगे। ठीक है, आर्द्रता इसको कहेंगे कि इतने ग्राम प्रति घन मीटर में उपस्थित, ग्राम के रूप में नापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो इकाई हो जाता है ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आर्द्रता होता है जो पदार्थ के तीनों रूपों में पाया जाता है। तीनों रूप में मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में पाया जाता है। तो ठोस रूप में होता है तो हिम के रूप में होता है या हिमनद के रूप में होता है। ठीक है, जो हिम रेखा जो ऊपर वाले अक्सर देखे होंगे कि हिम के रूप में या बर्फ़ के रूप में जो पाए जाते हैं, तो आर्द्रता का ही वो भाग होता है। ठीक है, जो द्रव के रूप में होते हैं, जैसे हम लोग देखें कि वर्षा के जो बूंद होते हैं या जो बादल में भी जो बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो भी आर्द्रता का ही भाग है। ठीक है, जो कि तरल रूप में होता है। और गैसीय रूप में भी होता है आर्द्रता। गैसीय रूप में मतलब कि जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में जो फैला हुआ जलवाष्प है वो भी होता है। जो बादल होता है, ठीक है, जो अभी वर्षा के रूप में संघनित नहीं हो पाया है, वो भी आर्द्रता का ही भाग है। इसके साथ साथ पूरे वायुमंडल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओस कुहारा भी होता है, वो भी आर्द्रता का ही भाग है। ठीक है, उसमें भी जलवाष्प की मात्रा होता है। ठीक है, ये तीनों रूप में पाया जाता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जलवाष्प की जो ये आर्द्रता है, स्थान और काल के भी रूप में इसको भिन्नता मिलता है। ठीक है, स्थान के संदर्भ में मतलब कि जैसे जलीय भाग पे काफ़ी ज़्यादा या सागरीय भाग पे काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है, जबकि उसकी अपेक्षा स्थलीय भाग है, इस पर कम जलवाष्प की मात्रा मिलती है। ठीक है, उसी तरह से जो स्थान के रूप में भी इसमें भिन्नता मिलती है। स्थान के रूप में मतलब कि जैसे विषुवत रेखा से और ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे धीरे धीरे इसमें आर्द्रता में कमी आती जाएगी। ठीक है, विषुवत रेखा में चूँकि एक तो सागरीय भाग है और दूसरे चीज़ की वहाँ पे तापमान ज़्यादा होते हैं, इसलिए आर्द्रता की मात्रा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि ध्रुव के समय धीरे धीरे वहाँ पे आर्द्रता धीरे धीरे कमी आती जाता है। ठीक है, इसी तरह समय के अनुसार भी ये आर्द्रता में परिवर्तित होता है। ग्रीष्म के समय तापमान ज़्यादा होने के कारण वहाँ आर्द्रता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि वहीं शीत ऋतु में आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो मौसम के अनुसार भी चेंज होता है। साथ साथ दिन रात में भी परिवर्तन होता है, मतलब दिन के समय काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता हो जाती है, जबकि रात के समय आर्द्रता कम, तापमान कम होने के कारण आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, यदि कहा जाए कि वर्टिकल भी यदि देखा जाए, वर्टिकल भी देखा जाए तो क्षैतिज जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ चला जाए तो ये भी आर्द्रता की मात्रा धीरे धीरे ऊपर जाने के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, इसका आर्द्रता जितने वायुमंडल में आर्द्रता है उसका 50% भाग मात्र 2 किलोमीटर के नीचे ही उपस्थित होता है। ठीक है, 50% भाग, लगभग 90% भाग, ठीक है, 90% जो भाग होता है वहाँ 5 किलोमीटर के नीचे ही होता है। ठीक है, 90% भाग। ठीक है, तो ये ऊंचाई के अनुसार भी परिवर्तित हो जाता है। यदि पूरे भूमंडल को देखा जाए कि जलवाष्प की मात्रा कितना है या आर्द्रता की मात्रा कम है, तो 0 से 4 या 5%, ठीक है, 5% के रूप में, कहीं पे 4% लिखा रहता है, कहीं 5%, तो इसी के आसपास
जो क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आंसर देने का प्रयास करिए। तो जो वायुमंडल में उपस्थित 4 से 5% के बीच में आर्द्रता ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसमें चैप्टर में पढ़ाए थे वायुमंडल के संगठन, तो उसमें भी देखे थे कि ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे आर्द्रता की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा भी कमी होती जाती है, ठीक है। इसके जो तापमान स्थलीय और सागर पर देखेंगे आर्द्रता की मात्रा, तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक जो महाद्वीप है, महाद्वीप में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक जो आर्द्रता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। यह महाद्वीपीय भाग की बात हो रही है, महाद्वीपों पर, ठीक है, ये महाद्वीपों पर होता है। जबकि महासागरीय भाग में 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में, ठीक है, 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री दोनों गोलार्धों में महासागरीय क्षेत्र में ज़्यादा आर्द्रता ज़्यादा होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा। महासागरीय भाग में 0 से 20 डिग्री तक, जबकि महाद्वीपीय भाग में 0 से 10 डिग्री तापमान, 10 डिग्री अक्षांश पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि आगे हम लोग को समझने के लिए आवश्यक पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक है आर्द्रता समर्थ, ठीक है। आर्द्रता समर्थ है, ये होता है कि जो वायु है, वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को, ग्रहण करने की क्षमता या सोखने की क्षमता को आर्द्रता समर्थ कहा जाता है, ठीक है। कोई भी वायु है, यदि कितना वो मैक्सिमम जल धारण कर सकती हैं या जलवाष्प की मात्रा कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको समर्थ कहा जाता है। जैसे एक आदमी के लिए ही मान लिया जाए कि किसी आदमी को खाने की क्षमता 2 या 3 रोटी होती है, तो जो मैक्सिमम जितना खाने की क्षमता होगी उसको उसका सामर्थ्य कहा जाएगा। इसी तरह से इसमें भी है, जो किसी वायु को जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो भी उसको आर्द्रता समर्थ कहा जाता है, ठीक है। ये आर्द्रता समर्थ तापमान पर निर्भर करता है। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो ये आर्द्रता भी, जो आर्द्रता समर्थ होती है, और बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का खाने का जो मैक्सिमम है वो 3 रोटी खाता है, ठीक है। 3 रोटी तो खा रहा है, मैक्सिमम हो गया वो, लेकिन कभी कभी होता है कि अभी से अधिक वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात यदि कोई अच्छा चीज़ दे दिया जाए, रसगुल्ला दे दिया जाए, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जाए, तो वो थोड़ा सा और भी हो सकता है कि भले ही नुकसान हो जाए लेकिन खा लेगा उसको, ठीक है। तो वैसे ही है, यदि तापमान बढ़ा दिया जाता है तो इसमें आर्द्रता समर्थ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये आर्द्रता समर्थ तापमान पर भी निर्भर करता है। और अगला है संतृप्त वायु। संतृप्त वायु होता है कि जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर्द्रता समर्थ जितना मैक्सिमम, जितना उसको आर्द्रता सोखने की क्षमता होती है, तो जितना सोखने की क्षमता होती है या ग्रहण करने की क्षमता होती है, उतना यदि जलवाष्प की मात्रा उतना दे दी जाए तो पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे आदमी को ही है, खाने की क्षमता 4 रोटी है, तो 4 रोटी पूरा दे दी जाए तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। तो वैसे ही ये भी वायु भी तृप्त हो जाता है, तो इसको संतृप्त वायु की संज्ञा दे देते हैं। जितना उसको आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रहता है उतना यदि मिल जाता है तो संतृप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें भी आर्द्रता तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो आर्द्रता समर्थ भी और बढ़ जाता है, माने और सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये संतृप्त वायु है। अगला है ओशांक वायु, ओशांक बिंदु, ठीक है। ओशांक बिंदु क्या होता है, तो वो न्यूनतम तापमान जिस पे वायु की जो आर्द्रता समर्थ है पूरी तरह से सेचुरेट हो जाती है, ठीक है। जिस बिंदु तो माने जो वायु होती है संतृप्त हो जाती है, मतलब आर्द्रता समर्थ और दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। उसको वो ओशांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ओशांक बिंदु न्यूनतम तापमान से संबंधित है, ठीक है। तो जितना न्यूनतम तापमान पे यदि संतृप्त हो जा रहा है, जिस तापमान पर संतृप्त हो जा रहा है, उसी तापमान को ही ये ओशांक बिंदु की संज्ञा देंगे, ठीक है। ये ओशांक बिंदु से यदि और तापमान कम किया जाए तो वायु में है उसका संघनन होने लगता है, या तो वर्षण हो जाएगा ज़्यादा तापमान पर करने पर, या फिर वर्षण होने लगेगा या संघनन होने लगेगा, ठीक है। तो इसको ओशांक बिंदु आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बादल वाले चैप्टर में, चाहे आगे जितने भी उस कुहारा के बारे संदर्भ में पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये रहा ओशांक बिंदु।
तो हम लोग आर्द्रता के बारे में देख रहे थे कि आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्द्रता को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में डिवीजन किए हैं, ठीक है। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता और तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता होता क्या है, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई मतलब कि प्रति इकाई कुछ भी हो सकता है कि मीटर में भी नापा सकता है, 10 मीटर या 100 मीटर में भी नापा जा सकता है, ठीक है। तो प्रति इकाई आयतन में, माने आयतन मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे हो, ये एक क्यूब में, उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता की संज्ञा देते हैं, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब कि अब इसका भी जो सामान्यतः इसको मीटर में ही नापा जाता है, इसलिए इसको ग्राम प्रति घन मीटर में इसको इसका इकाई के रूप में मानते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को, ठीक है। यह निरपेक्ष आर्द्रता भी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है। या सागरीय क्षेत्र में भी निरपेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होती है, जबकि स्थल खंड पे काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अगला है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता वो होते हैं कि वायु के प्रति इकाई भार में, ठीक है, प्रति इकाई भार में उपस्थित जलवाष्प का भार, ठीक है। इसमें आयतन दिया गया है और इसमें है कि भार है। भार मतलब कि इसको किलो में नापा जा सकता है, प्रति इकाई कुछ भी हो सकता है, किलो में भी नापा जा सकता है या सामान्यतः किलो में ही नापा जाता है, इसलिए यहाँ पे किलो दिया गया है। तो 1 किलो में मान लीजिए कि 1 किलो जो वायु का भार है उसमें उपस्थित जल की जो भार है उसको अनुपात के रूप में देखते हैं कि कितना उसका है, तो उसके रूप में विशिष्ट आर्द्रता उसको कहते हैं, ठीक है। ये भी ग्राम प्रति किलो के हिसाब से होता है। अब 1 केजी में मान लीजिए कि 1 किलो वायु का भार है। अब ये 1 किलो 1 मीटर में भी हो सकता है या 10 घन मीटर में भी 1 केजी वायु हो सकता है। अभी निर्भर करता है वहाँ की आर्द्रता के ऊपर, ठीक है। तो 1 केजी वायु के भार में उसमें जलवाष्प का कितना भार है, तो उसको उसके अपने प्रोपोर्शन के रूप में यदि करते हैं, परसेंटेज के रूप में करते हैं, तो विशिष्ट आर्द्रता निकलता है, ठीक है। तो ये भार से संबंधित है, जबकि ये आयतन से संबंधित है, ठीक है। अगला है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है कि किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, तापमान इसमें निश्चित रहता है कि उसी तापमान पे, निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उस वायु का आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अनुपात जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है या सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। यदि किसी निश्चित तापमान, ये तापमान कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री या 30 डिग्री पे ही मान लीजिए नाप पाते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वायु का उसमें उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होता है और उसके साथ उसका जो आर्द्रता धारण करने के जो सामर्थ्य होता है, जो उसी वायु का, उसी तापमान पे उसी वायु का जो आर्द्रता धारण करने का जो सामर्थ्य होता है, उसी को जो अनुपात होगा वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है, ठीक है। इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसमें चूँकि इसका इकाई कुछ होता नहीं है, परसेंटेज के रूप में निकल जाता है, इसलिए इसको 100 से इंटू कर दिया जाता है या गुणा कर दिया जाता है, तो ये प्रतिशत के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो प्रतिशत के रूप में आर्द्रता को मापा जाता है, 70% ह्यूमिडिटी या कम हुआ ऐसे करके, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सापेक्षिक आर्द्रता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मौसमी दशा को काफ़ी प्रभावित करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। जो वर्षण होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या मानव स्वास्थ्य पर भी इसका मैंने प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जिसमें जहाँ पर आर्द्रता की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वहाँ पे मानव के अनुकूल रहने लायक नहीं होता है, मानव जो निवास स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सापेक्षिक मानव के लिए होता है लगभग 70 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में मान रह सकते हैं आदमी, ठीक है। 30% या 70% मैंने 30% से लेकर 70% तक के बीच में मानव के लिए अनुकूल आर्द्रता होता है, ठीक है। यदि सापेक्षिक आर्द्रता कम भी होने लगता है तो भी वो मानव के लिए रहने के लिए ठीक नहीं होता है, जबकि 70% ज़्यादा होने लगता है तो भी नुकसानदायक होने लगता है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में ह्यूमिडिटी काफ़ी 70% से भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं होती है, काफ़ी हमेशा गर्मी टाइप का महसूस होता है। गर्मी मतलब कि पसीना आता रहता है, मौसमी चिपचिपा टाइप का हो जाता है, ठीक है, और हमेशा वर्षा होता रहता है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे
रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो जाता है, इस वजह से मतलब 30 से भी कम हो जाता है, तो इसलिए कि वहाँ मानव रहने के लिए ठीक नहीं, पूरी तरह से शुष्कता आ जाती है। ठीक है, ती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है पूरी तरह से, ये मौसमी दशाओं को काफ़ी प्रभावित करती है। ठीक है, आगे आने वाला जो हम लोग चैप्टर है इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या क्या प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक जो आर्द्रता होता है वो तापमान के इम्प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात तापमान के विपरीत होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तापमान घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये तापमान पे निर्भर करता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक जो आर्द्रता सामर्थ्य होता है और बढ़ जाता है। जब आर्द्रता सामर्थ्य यदि बढ़ेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से इसका विपरीत संबंध होता है, जबकि जलवाष्प के साथ इसका डायरेक्ट संबंध होता है या प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब जैसे जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और यदि जलवाष्प की मात्रा घटेगी तो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा भी घट जाती है। ठीक है, अगला है संतृप्त वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है 100% हो जाती है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक निश्चित तापमान पे जितना उसमें सापेक्षिक आर्द्रता इतना है, यदि 100% हो रहा है तो पूरी तरह से वायु संतृप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसी वायु को यदि तापमान और बढ़ा दी जाए तो तापमान बढ़ जाए तो संतृप्त वायु भी असंतृप्त हो जाएगी और अस्थिर हो जाएगी। ठीक है, आगे इसका अप्लाइड फॉर्म हम लोग देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, कि किसी संतृप्त वायु हो गई है लेकिन उसमें तापमान यदि बढ़ा दिया जा रहा है फिर भी अस्थिर होकर और ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और यदि घटा दी जाए तो जैसे इसमें दिया गया है कि वायु के तापमान में आवश्यक कमी करके वायु को भी संतृप्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई वायु मान लें कि असंतृप्त वायु है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यदि तापमान कम कर दिया जाए तो तापमान कम करी तो धीरे धीरे वो भी संतृप्त वायु हो जाती है। ठीक है, और यदि संतृप्त वायु है पहले से ही उसको तापमान और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तापमान बढ़ा दिया जाए तो वो असंतृप्त के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वही है कि आवश्यक कमी करके जो वायु की संतृप्तता है उसको प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आर्द्रता और उसके प्रकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लगभग पीसीएस या आईएएस में मुख्य परीक्षा में ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है। विशेष रूप से सापेक्षिक आर्द्रता से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सापेक्षिक शॉर्ट नोट्स के रूप में आएगा, या हो सकता है कि 50 वर्ड में भी लिखने के लिए आ जाते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है और इसका जो मौसम पर है क्या प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव डालता है, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता का इसे कैसे तापमान से और रिलेटिव जलवाष्प की मात्रा से किस ढंग से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी याद होना चाहिए कि किससे विपरीत संबंध होता है, किससे सकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रिलेटिव जो सापेक्षिक आर्द्रता होता है किस ग्राफ पे नापा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्लाइमोग्राफ होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, क्लाइमोग्राफ पे इसको मापन किया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीलिम्स होते हैं या मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टेटमेंट के रूप में ही पूछा जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट के निम्नलिखित में से कौन कौन सही है। ठीक है, और इसी को एक स्टेट के कथन के रूप में बना के दे देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को याद रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे आने वाले चैप्टर में वर्षा देखेंगे, वर्षा पढ़ना है, फिर उसके बाद से बादल, उसके बाद से चक्रवात, प्रति चक्रवात देखेंगे, उसके बाद से जलवायु वर्गीकरण देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।